न्यूट्रिशन नहीं है, दूसरा पोल्यूशन उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, राइट। सो मेन फैक्टर है कि आपका डाइट क्या है, आप अपने हेयर का कितना केयर कर रहे हो। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसमें बेसिकली हार्मोन रिलेटेड आपका हेयर फॉल है। दो तरह का डैंड्रफ है, या तो ड्राई होगा या ऑयली स्कैल्प होगा। अल्टीमेटली वो आपके हेयर फॉल को बढ़ाता है, राइट। ग्रेड 1 और 2 तक बाल नॉर्मल है, जैसे ही 100 तक बाल जा रहे हैं तो वो आपका फिर हेयर फॉल में कंसिडरेशन होगा। पेप्टाइड्स नथिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट ही है ये, और अगर आप इनको अपने हेयर पे लगाते हैं तो हेयर ग्रोथ को ही प्रमोट करते हैं। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट क्या है, वो आपके स्कैल्प को हेल्दी करते हैं। सरसों का तेल बुरा नहीं है, राइट, लेकिन सरसों का तेल मैं प्रेफर नहीं करती, ना तो बालों में और ना ही स्किन में। नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा। झड़ते बाल आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है। झड़ते बाल आपको समाज के सामने आपके सिर को झुकाने के लिए मजबूर कर देता है। झड़ते बाल आपको नौकरी मिलने में भी एक समस्या खड़ी करता है। झड़ते बाल आपकी शादी होने की संभावना को भी कम करता है। इस तरीके की बातें हमारे समाज में बहुत हैं कि अगर आपके बाल समय से पहले झड़ते जा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, जो कि सच भी है, क्योंकि हमारे बाल हमें कॉन्फिडेंस देते हैं हर एक लेवल पर। अगर आपके बाल थिक हैं, हेल्दी हैं, ब्लैक हैं, तब आप सोचते हैं कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम या फिर अच्छा दिख रहा हूँ, आपको अंदर से ग्लो अप फील होता है। लेकिन जब आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से आपके बाल झड़ रहे हैं उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे आने लग जाता है। लेकिन क्या इसका कोई सटीक तरीका है, क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल जी, जो कि हेड हैं लाफामिक्स डर्मा क्लिनिक में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। और प्रज्ञा, आपका भी लाफामिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच कि इतना वार्म वेलकम है आपकी टीम की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि आजकल हम जैसे पहले के समय में हम ये सुनते थे कि बाल झड़ना ये एक बुजुर्गों का था कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके बाल झड़ेंगे। लेकिन आज के समय में तो वो 18 का अगर कोई है, 13 का है, 15 का है, बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ। चेंज इन लाइफस्टाइल। Okay, we are changing, we are getting more modern. Okay, उसके हिसाब से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट हो गई है। Because of that we are getting deficient of nutrition. Okay, न्यूट्रिशन नहीं है, दूसरा पोल्यूशन उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, राइट। सो मेन फैक्टर है कि आपका डाइट क्या है, आपका न्यूट्रिशन क्या है, आप अपने हेयर का कितना केयर कर रहे हो, राइट, कितना टाइम है आपको अपने न्यूट्रिशन के लिए और हेयर केयर के लिए, और साथ में आपका जेनेटिक्स और जीन्स कितना सपोर्टिव है, राइट। ये तो मेन कारण है जो चेंजिंग सिनेरियो को चेंज कर रहा है। और हेयर फॉल अब आपको यंग एज में दिख रहा है, जो ओल्ड एज में एक माना जाता था कि नॉर्मल चीज है, राइट। सिर्फ यही नहीं, वाइट हेयर्स भी आजकल यंग एज में ग्रे हेयर्स दिखना शुरू हो गए। दूसरा जो मेन रीज़न है, जैसे हम सब जानते हैं, एक मैं जब हेयर फॉल का पेशेंट आता है उसको डिवाइड करते हैं टीलोजन इफ्लूवियम, जिसमें बाल लंबे लंबे झड़ रहे होते हैं पेशेंट के। ओके, मतलब सीधा रूट से उखड़ जाते हैं, रूट से निकल रहे हैं। तो उसमें कई और कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्ट्रेस, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, आजकल तो ऑफिस का ही बहुत स्ट्रेस है, बिल्कुल, ठीक है ना, पूरे दिन की भागदौड़ एक अपने आप में स्ट्रेस है। दूसरा, अगर स्लीप डिप्राइवेशन है, अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं है तो भी वो एक स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल कर सकता है। और न्यूट्रिशन के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। दूसरा होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें बेसिकली हार्मोन रिलेटेड आपका हेयर फॉल है। फीमेल्स में भी हो सकता है, मेल पैटर्न में भी हो सकता है। फीमेल पैटर्न में अगर यंग एज है तो हम मेनली पीसीओडी इसके बारे में, थायराइड, ओके, हो सकता है। मेल्स में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT मेन कॉज रहता है, जो आपको हेयर फॉल प्लस हेयर थिनिंग करता है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हेयर जो लाइन है वो रिसीड करना स्टार्ट कर देती है, तो वेरी अर्ली स्टेज। कई पेशेंट्स के 17-18 में ओवरऑल थिनिंग भी हो जाती है, इंक्लूडिंग द क्राउन एरिया, मे बी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक एंड द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो लेट स्टेज में होना चाहता वो अर्ली स्टेज में आ गया है। ओके, अब एज इज नॉट बिकमिंग अ फैक्टर, राइट। एनी हार्मोनल चेंज कैन कम अर्ली एज में, यस, इवन इन
अर्ली एज। राइट। ओके, तो हमें इसलिए डायग्नोज करना होता है। और मेन कारण इज अ शिफ्ट इन द लाइफस्टाइल चेंज हुई है, पोल्यूशन में आप रह रहे हैं। आई थिंक डैंड्रफ इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। डैंड्रफ इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज। डैंड्रफ इनफैक्ट यंग लोगों में ज्यादा हो रहा है, वेरी कॉमन, क्योंकि वो कहते हैं ना क्लीन नहीं कर रहे हैं अपने स्कैल्प को। आजकल जिम जाने का है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बच्चे करते हैं, तो स्कैल्प क्लीन नहीं है। स्कैल्प अगर क्लीन नहीं है तो अगर आपको डैंड्रफ प्रोन स्किन है, डैंड्रफ इज नॉट अ डिजीज, डैंड्रफ इज अ डेड स्किन। ओके, अगर वो अच्छे से क्लीन नहीं हो रही तो वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है, लेयरिंग हो रहा है। दो तरह का डैंड्रफ है, या तो ड्राई होगा या ऑयली स्कैल्प होगा। अल्टीमेटली वो आपके हेयर फॉल को बढ़ाता है। राइट, ठीक है। तो ये आप एक तो डैंड्रफ हुआ जो कि दो तरीके का है, एक ड्राई है एक ऑयली है, लेकिन जो कॉमन डैंड्रफ है और फंगल जो डैंड्रफ होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है? सो जो ड्राई स्कैल्प है अगर आपका, तो नॉर्मली जो डेड स्किन है वो झड़ जाएंगे। आपको दिखेगा आपके यहाँ पर कॉलर में इजीली वाइट, कई बार बैक एक्ने हो जाता है फेस को बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ, क्योंकि वो फॉल कर रहा है। अगर ऑयली स्कैल्प है तो कई बार वो क्या होता है कि वो वापस स्कैल्प पे लेयरिंग कर लेता है, उससे मलेरिया फर करके इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, दैट लीड्स टू मोर हेयर फॉल। प्लस अनदर ऑप्शन हो जाता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। क्या हो जाता है, जब डैंड्रफ आपका स्टिक ऑन हो जाता है तो अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो अगर वो थोड़ा सा तो वो रेड पैच बनने स्टार्ट हो जाते हैं, सो दैट इज नोन एज सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उसमें ज़्यादा बनने के चांसेस रहेंगे। ड्राई डैंड्रफ है और आप जिम जाते हैं और स्वेट इकट्ठा हो है तो फिर आपको फंगल इन्फेक्शन ऑयली स्कैल्प की तरह हो सकता है। सो मेन ये है कि ऑयली स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस वहाँ पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस करके एक एंटिटी होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन भी जल्दी आता है। ओके, दैट्स बिकॉज ज़्यादातर हेयर वॉश करने के लिए ज़्यादातर कहा जाता है। यस, दैट्स व्हाई कहा जाता है आपका स्कैल्प को क्लीन करना है विद एन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज। राइट। कितने बाल झड़ना कॉमन हो सकता है? बिकॉज 10 बाल झड़े, 5 बाल झड़े या कंघी में हमें थोड़े से भी बाल दिखना शुरू हो जाता है तो लोग स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि मेरे तो हेयर लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कितने बाल झड़ रहे हैं जिसे हम कॉमन मान सकते हैं, नॉर्मल है? अगर हम थ्योरी से जाएं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर आपके दिन में 100 बाल झड़ रहे हैं वो नॉर्मल है। बट प्रैक्टिकली हमने एक कैलेंडर जैसे मैंने बनाया है, अगर आप इसको देखें, अगर आपके हेयर लॉन्ग है, जो फीमेल्स में आप मानेंगे लॉन्ग हेयर है, तो अगर आपके 10 बाल गिर रहे हैं, मतलब इतने बाल गिर रहे हैं या इतने बाल गिर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आपके बाल लंबे हैं। तो लंबे बाल जब गिर रहे हैं तो उनका गुच्छा बनेगा तो बड़ा ही लगेगा, ठीक है। तो ग्रेड 1 और 2 तक बाल नॉर्मल है। जैसे ही 100 तक बाल जा रहे हैं तो वो आपका फिर हेयर फॉल में कंसिडरेशन होगा। तो आप देख सकते हैं पिक्चर वाइज कि अगर आप आपके लंबे बाल हैं तो अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आ रहे हैं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 3 से ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। ये तो रही बात लॉन्ग हेयर की। अगर मीडियम हेयर, ओके, मीडियम हेयर में अगर आए तो ग्रेड 1 में देखिए थोड़े बाल छोटे हो गए तो यहाँ पर गुच्छा आपको कम दिख रहा है। लेकिन मीडियम बाल में अगर 100 बाल का इतना गुच्छा अगर बन रहा है तो आपको सोचने वाली बात है कि आपके ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेड 1 या इतने बाल झड़ रहे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर जैसे नॉर्मली मेल्स में शॉर्ट हेयर होते हैं तो अगर उनके इतने बाल गिर रहे हैं, इतने बाल गिर रहे हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में 10 के करीब, ग्रेड 2 में 50 के करीब, तो वो नॉर्मल है। अगर मेल पैटर्न में इतना बाल गिर रहा है डेली, ये इतने बाल आपको दिख रहे हैं, तो ग्रेड 3 मतलब 100 से ज़्यादा बाल या एटलीस्ट 100 हेयर्स पर डे आपको लग रहा है कि 100 हेयर कैसे पता चलेगा, इतने बाल, ठीक है। अगर आपके इतने बाल झड़ रहे हैं दैट मीन्स आपको हेयर फॉल है। तो हम इसलिए कई बार ये पेशेंट चार्ट मुझे बहुत हेल्पफुल होता है कि पेशेंट मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे ना इतने बाल गिर रहे हैं, अब ये इतने कितने हो सकते हैं। सो ये बहुत, अब तो मैं उनकी लेंथ देख लेती हूँ हेयर की और फिर इतने बाल, कई बार पेशेंट फोटोज लेके आते हैं, वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि कई को लगता है कि 5 थोड़े से बाल गए तो वो उनको
स्ट्रेस हो जाता है, हाँ। तो वो फिर आते हैं, या फिर उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही वो आके डॉक्टर से मिल सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं कि समथिंग विच इज उनको घबराने की जरूरत है या फिर वो नॉर्मल है। बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कितने बाल झड़ना नॉर्मल है और कितने बाल झड़ने पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज की डेट में हमारे इस मार्केट में, चूँकि आपके पास भी बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट मैम प्लीज़ सजेस्ट करिएगा, या हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन है तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा प्रेफर करिएगा। इसी तरीके से केमिस्ट के पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और लोग केमिस्ट के पास जाते हैं और हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी उन्हें सिरम्स मिल रहे हैं, जो भी ऑयल मिल रहा है, जो भी शैम्पू मिल रहा है, वो वहाँ से उठा लाते हैं। तो क्या ये जो जितने भी सिरम्स हैं ये लिटरली काम करते भी हैं, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है? इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए मार्केटिंग स्टंट नहीं है, वर्क करते हैं हेयर सीरम। उसमें मॉलिक्यूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आजकल पेप्टाइड्स बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जो फेस पे भी यूज़ होते हैं और हेयर पे भी यूज़ होते हैं। एंड ये स्टडी करे गए हैं, पेप्टाइड्स नथिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट ही हैं ये। और अगर आप इनको अपने हेयर पे लगाते हैं तो हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं। दूसरा रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपल, ये आपके अगेन हेयर एनागन फेस मतलब हेयर ग्रोइंग फेस को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन अगर वहाँ पर कोई है तो उसको भी ये कम करते हैं। ओके, सो दीज आर द मॉलिक्यूल। एमएनएक्सिल इज वेरी वेल नोन मॉलिक्यूल, जिससे कि इनिशियल स्टेज में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको वो कम करके हेयर को ग्रोथ स्टेज की तरफ प्रमोट करते हैं। 100 पाल्मिटो करके सीरम्स आते हैं जिसमें वो DHT ब्लॉकर है, तो वो अगर आप लगा रहे हैं तो टॉपिकली वो हेल्प करता है हेयर को उसका DHT ब्लॉकर को ब्लॉक करके आगे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। सो ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं जिनको स्टडी किया गया है, और अगर आप इसको सीरम फॉर्म में लगाते हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सीरम्स का, क्योंकि कई जैसे हम मिनॉक्सिडिल का बात सुनते, मिनॉक्सिडिल इज एन FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर हेयर, बट हर एक के लिए मिनॉक्सिडिल नहीं हो सकता। ओके, ये सीरम्स आप लंबे समय तक लगा सकते हैं, और अगर आप बाय चांस नहीं भी लगा रहे तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये बहुत बेनिफिट देते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हम किस मॉलिक्यूल से क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये आपके लिए एक अच्छी जानकारी है। अगर जब भी आप एक हेयर सीरम लेने जा रहे हैं तो उस वक्त आप इन प्रोडक्ट्स को या इन इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर से उसमें देखिए। अब आपके पास जैसे कोई पेशेंट आ रहा है जो ज़्यादा हेयर फॉल की शिकायत लेकर के आ रहा है, तो उनके पास या आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उन्हें देने के लिए? यस, डिपेंडिंग, फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि किस डायग्नोज करते हैं कि टीलोजन एफ्लूवियम है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, मेल पैटर्न हेयर लॉस है। डायग्नोज करने के बाद स्टेज कौन सी है हेयर फॉल की, और अदर क्या रीज़न हो सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं, राइट। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट क्या है वो आपके स्कैल्प को हेल्दी करते हैं। जैसे आपने बोला डैंड्रफ, राइट, सो अगर आप GFC या PRP कराते हैं तो आपके हेयर को भी, स्कैल्प को भी वो हेल्दी करते हैं। सो वेरी कॉमनली नोन एज PRP। ओके, PRP में प्लेटलेट्स जो होते हैं उनमें ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट होता है आपके हेयर को ग्रो करने के लिए। सो वन ट्रीटमेंट इज PRP और GFC। सेकेंड इज मीजोथेरेपी, जिसमें ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड पेप्टाइड्स आते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं जो आपके हेयर पे हम स्प्रेड कर देते हैं। एक्सोसोम्स, हमने काफी टाइम उसकी बात, राइट। सो एक्सोसोम्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर मैसेंजर सेल्स जो आप GFC कर रहे हैं या फिर ग्रोथ फैक्टर्स, उनको मैसेंजर सेल की तरह वर्क करते हैं और हेयर ग्रोथ की तरफ प्रमोट करते हैं। थर्ड जो अभी रिसेंटली आया है, हेयर फिलर्स भी आए हैं जिसमें मिक्स ऑफ पेप्टाइड्स दिए गए हैं और वो आपके स्कैल्प को भी हेल्दी करते हैं। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ भी है या आपको लग रहा है ड्राई बहुत हो रहा है, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं और आपके GFC या एक्सोसोम जो आप करा रहे हैं उसके और बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इस तरह हम डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन ये ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि
पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और मैंने इनके बारे में काफ़ी आई थिंक वीडियोस भी आई थिंक दिए हैं और जिक्र भी किए हैं, तो आप उनको देख भी सकते हैं। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स हैं, वहाँ आप जाइए और उन तमाम प्रोग्राम्स को ज़रूर आप देखिए अगर आपको कोई भी इस तरीके का इशू है तो। अब एक सवाल ये भी रहता है कि हमें हफ्ते में कितने बार बाल धोने चाहिए, 1 बार 2 बार या हर दिन धोने चाहिए, आप कैसे सही मानते हैं? मेरे हिसाब से हफ्ते में 2 बार ज़रूर मिनिमम धोना चाहिए, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, राइट। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मेरे पास पेशेंट बोलते हैं कि मैम हमने आज हेड वॉश लिया है, कल छोड़ के परसों फिर वो चिपचिप हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आप ऑल्टरनेट डे हेड वॉश ले सकते हैं, उससे आपके हेयर को कोई डैमेज नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हफ्ते में मैं 2 बार ही पेशेंट को बोलती हूँ एडवाइजेबल है, राइट। अगर उससे ज़्यादा आपने फिर भी डैंड्रफ अगर आपको हो रहा है तो दिन में आई गिव एंटी डैंड्रफ सीरम्स में देती हूँ ताकि वो कंट्रोल में रहे। उससे ज़्यादा हेयर वॉश अगर आपको करना है तो जेंटल एवरीडे हेयर शैम्पूज आते हैं, स्पेशली जो जिम जा रहे हैं या आप स्विमिंग में जा रहे हैं जिसमें स्वेट ज़्यादा हो रहा है या फिर क्लोरीनेटेड वाटर है, तो आई एडवाइस कि आप तब अपना हेड वॉश या हेयर वॉश जरूर करें ताकि स्वेट या क्लोरीनेशन से आपके स्कैल्प या हेयर को डैमेज ना हो। मैंने सोशल मीडिया पे अभी हालिया कुछ प्रोग्राम्स वीडियोस के दौरान ये सुना है कि एक महाशय हैं, एक डॉक्टर हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सरसों का तेल लीजिए, उस सरसों के तेल को रोज़ आप लगाइए और नहाने से कुछ समय पहले और रोज़ अपना हेयर वॉश कीजिए। वो जो सरसों का तेल है वो कंडीशनर का काम करता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या सरसों का तेल रोज़ लगा करके आप अपने बालों को और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं? लेकिन सरसों का तेल बुरा नहीं है, हाँ, राइट। लेकिन सरसों का तेल मैं प्रेफर नहीं करती, ना तो बालों में और ना ही स्किन में। उसका रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो बहुत थिक और स्टिकी ऑयल है। लेकिन आजकल ना व्यूज़ पाने के लिए कुछ बहुत तरह के टिप्स देते हैं, लेकिन वो इतना मतलब वो डॉक्टर रिलेटेड नहीं होते हैं, वो बिकॉज व्यूज़ पाने के लिए उनको टिप्स अच्छी लगती है वो दे देते हैं, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। पहले तो मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं लेकिन डेली नहीं। अगर आप उसका बेनिफिट आपको लेना है तो आप, मैं बोलूँगी वंस अ वीक लगाएं। कई बार पेशेंट उसमें मेथी दाना, प्याज का रस डाल के, हाँ, या फिर कुछ पत्ते विच आई एम नॉट करी लीव्स हाँ डाल के बनाते हैं, लेकिन वो डेली नहीं लगाना है। क्योंकि मैंने खुद देखे, मेरे पास पेशेंट आते हैं वो इसको रेगुलर करते हैं, उसके बाद उनको फॉलिकुलाइटिस हेयर इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उसके लिए मुझे उनको और मेडिसिन देनी पड़ती है क्योंकि वो इतना लगा चुके हैं उसके बाद कि उनका स्कैल्प डैमेज हो जाता है, हेयर भी फ्रीजी हो जाते हैं। तो ऐसे करने से ना तो आपके हेयर स्मूथ होने वाले हैं, ना आपका हेयर फॉल रुकने वाला है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, राइट। तो बार बार ऑयल लगाने से आप स्कैल्प क्लीन नहीं कर रहे हो, ना ही अपने बालों को कंडीशनर कर रहे हो, आप अपने स्कैल्प को चिपचिपा कर रहे हैं और बालों को भी चिपचिपा बना रहे हैं। उससे जैसे मैंने बोला, जो मेरे पास पेशेंट आए हैं, एक तो उनका डैंड्रफ इंक्रीज हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया, मुझे ज़्यादा दवाई देनी पड़ी। दूसरा, दाने हो गए अगर ऑयल है तो दानों की मेडिसिन चली, फिर हेयर फॉल रोकना है फिर उसकी मेडिसिन चली, तो लंबा बढ़ गया। मुश्किलें मेरे और बढ़ गई आसानी नहीं हुई और हेयर फॉल रोकने के लिए मुझे ज़्यादा दवाई देनी पड़ी। अच्छा। तो अगर कोई भी टिप्स ज़रूरी नहीं है हर एक के लिए वो सही हो, बिल्कुल सही है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर टाइप क्या है, आपका स्कैल्प टाइप क्या है, और उसको इस्तेमाल करने के बाद आपके हेयर में कितना उसको बेनिफिट मिल रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है डॉक्टर चंचल जी कि किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बालों के लिए, उन्हें थिक और हेल्दी बनाने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हमारे हेयर जो है, केराटिन जो है, वो सब न्यूट्रिशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। केराटिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन किससे बना है? एमिनो एसिड्स। तो आपको क्या जरूरत है? एमिनो एसिड्स की। ओके, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन हम सब पढ़ते हैं, राइट। तो ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सेकंड, कहाँ से मिलेगा आपको ये आपको वैसे नहीं मिलेगा, प्रोटीन का एग से, ठीक है। लेकिन हर एक कोई एग नहीं खाता है, तो आप जैसे राजमा, छोले, मूंग दाल, वेरी गुड, मूंग दाल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप वेज सोर्स और नॉन वेज से अपना प्रोटीन कंजम्पशन
बढ़ाएंगे। 1 पॉइंट अमीनो एसिड्स हो गए। सेकेंड इज मल्टीविटामिन्स, ओके, बी कॉम्प्लेक्स, ओके, इसमें विटामिन B12 मेजरली माना जाता है, विटामिन D इज इम्पॉर्टेंट, ओके। देन आ जाते हैं मल्टीविटामिन के बाद मिनरल्स, आयरन, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, सो ये सारे आपको मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है। देन अब जो नई रिसर्च आई है सीड्स के बारे में, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड कि दे आर वेरी गुड फॉर द हेयर। सो आपका होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। सो बैलेंस डाइट खाना है, यही नहीं कि हम सिर्फ प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं। कई बार पेशेंट को, क्योंकि आजकल प्रोटीन इज़ वेरी हाई कि हमको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, वो दिस इज गुड, बट आपको ये नहीं है कि अपने सीरियल्स को बिल्कुल ओमिट कर देना चाहिए। वेट लूज करना है वो एक अलग बात है, लेकिन तब भी मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि डू नॉट डू एनी क्रैश डाइटिंग और जस्ट गो इनटू द प्रोटीन डाइट, हैव अ बैलेंस डाइट, ओके, जिसमें आप चाहे 2 चपाती की जगह 1 चपाती एक ले लीजिए, ब्राउन वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ले लीजिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए, सो दैट आपको हर एक चीज़ का प्रोटीन मिल रहा हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। एंड आपके कोई सवाल हो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स आपको दिए गए हैं उन वीडियोस को जाकर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। बहरहाल देखते रहिए नेशनल खबर।